हेलो बच्चों, माय नेम इज़ निवेदिता एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 का जो चैप्टर 3 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसे देख लिया था, पढ़ लिया था, सारे फॉर्मूले देख लिए थे, उनका नोट्स देख लिया था। अब हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर करने थे जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस आंसर को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट. शो दैट these ऑब्जर्वेशंस आर इन अरेंजमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसे हम चलिए उतार लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड जो भी दिया है, ठीक है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम. तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया है क्योंकि ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। इनका अमाउंट हमें दिया 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ H2O। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें ये बताना है कि ये जो भी रिएक्शन हो रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं, या फिर हम कैसे दिखाएंगे। तो देख लेते हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जितना पोर्शन रिएक्टेंट में जितना अमाउंट यूज हो रहा है, एटम्स जितने यूज हो रहे हैं, जितना भी मास है रिएक्टेंट का, वो मास किसके बराबर हो, प्रोडक्ट के बराबर हो। मतलब पूरे रिएक्शन में कोई भी चीज़ कम ना हुई हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हुई हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुई हो। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड जो है मीन्स ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट साइड। तो 5.3 प्लस 6.0 हम इसे प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 11.3 ग्राम। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट था वो हो गया 11.3 ग्राम। नाउ फ्रॉम प्रोडक्ट साइड मीन्स RHS 8.2 gram of sodium acetate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water है। तो 2 to 4 4 and 9 13 3 carry 1 8 to 10 1 11. So what we get LHS is equal to RHS. Hence this shows that it follows the law of conservation of mass. Is that clear to you? आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से एंड लिख देंगे हेंस इट इज प्रूफ दैट दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Now the next question is, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो दिया है। तो अब चलिए हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको दिया है कि हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन। आप इस टू का मतलब तो जानते होंगे ना कि ये डिवाइड का फॉर्म होता है, मीन्स हम x बाई वाई को x इस टू वाई भी लिख सकते हैं, दिस काइंड ऑफ। तो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन जो है वाटर बना रहा है, तो ये रेशियो हमें 1:8 का दिया है। और पूछा है कि अगर जो हाइड्रोजन है वो 3 ग्राम हो तो बताना है ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो बस सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इधर ऑक्सीजन की जगह x टर्म यूज कर लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 मीन्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। ये देखिए, आपको पता है ये मैथ्स में हम देखते हैं कि जब डिवीजन होता है तो जब दूसरे साइड जाता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन की जो हमें जरूरत है वो है 24 ग्राम। तो इसे आप उतार लीजिए। now next question is, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? and उसी के साथ एक और क्वेश्चन है, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? तो ये जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर लिंक अपलोड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिएगा। तब तक हम
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। तो पोस्टुलेट हम देख लेते हैं कि कौन सा है एटॉमिक थ्योरी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो डाल्टन का वो पहला पोस्टुलेट है, द पोस्टुलेट इज द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो पोस्टुलेट इनका था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है। ओके, एंड जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो उसमें हमारा है कि द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो ये पोस्टुलेट है ये डिफाइन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो ये दोनों आंसर आप नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी वो बुक से मैंने पिक क्लिक की है तो पीछे के जो लेटर्स हैं वो थोड़े से उभर के दिख रहे हैं, तो उसे इग्नोर करिएगा। एनीवेज, क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, एंड नेक्स्ट है वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। तो ये जो भी दोनों क्वेश्चन है इन्हें हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, बट चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। ओके, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट में हम लिखेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम। ये मैंने एटॉमिक मास की जहाँ डेफिनेशन लिखवाई थी वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। फिर हमारा नेक्स्ट था वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। तो उसका आंसर है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब उन्हें नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है और 1 मीटर में 109 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो एटम इज टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। इसका आंसर ये होगा। तो आप ये दोनों आंसर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने चैप्टर में रूल पढ़ रखा है कि हमें फार्मूला कैसे बनाना है, पहले सिंबल लिखना है, फिर वैलेंसी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं। सोडियम Na, ऑक्साइड O। सोडियम होता है +1, ऑक्साइड होता है -2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, Na2O। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ देख लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड क्या होती है, एल्यूमिनियम का होता है +3, क्लोराइड होता है -1। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं Al हो गया, ये हो गया Cl +3 -1 and now cross multiplication. So AlCl3 will be the formula of aluminium chloride. Now next one is sodium sulfide. Sodium means Na, sulfide means S. Sodium +1, sulfide -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये है NaS, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला। एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम मीन्स Mg एंड हाइड्रोक्साइड इज OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो +2, हाइड्रोक्साइड -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MgOH होल टॉइस। ओके, so write down the formula. So next question, write down the name of compound represented by the following formulae. तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनके नाम क्या। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हम देख लेते हैं। ये Al2SO4 का जो होल थ्राइस है इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट, KNO3 हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये हैं इनके नाम, आप नोट कर लीजिए इनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है उसको डिफाइन करना है। और फिर अगला है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 पे पावर 3 - आयन। तो इसमें बताने हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल।
मतलब कितने एटम। आंसर होगा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। मतलब जो कंपाउंड दिया जाता है उस कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है भाई। फॉर एग्जांपल जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का सिंबल हुआ Na, क्लोराइड का हुआ Cl, NaCl हमने लिख दिया, यही हो गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक। So next question, how many atoms are present in a H2S molecule and PO4 3 minus ion? तो H2S में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर, तो 3 एटम्स हो गए। और PO4 में 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 5 एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये आंसर्स आप लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। एग्जाम्पल में दिया किसका, जिसका कैलकुलेट करना है H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3OH। तो चलिए हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पहला हमारा था मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए, तो H2 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, तो 1 × 2, 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2U हो गया। U क्या है हमारा, U जो है वो मॉलिक्यूलर मास को दिखाने का यूनिट है। O2, O का 16 होता है, 2 हो गया 32 हो गया। क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 71 हो गया। इसी तरीके से CO2 है तो कार्बन का 12 हो गया, O का 16 हो गया, O के 2 एटम्स हैं तो 2 हो गया 44U हो गया। इसी तरीके से CH4 का 16U, C2H6 का 30U, C2H4 का 28U, NH3 का N का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन है तो 17। CH3OH का देख लेते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन एक 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो ये कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास, जो हमारे एटम्स दिए हुए थे, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO Na2O K2CO3। इसमें से एटॉमिक मास दिया हुआ है, Zn का 65U, Na का 23U, पोटेशियम 39U, कार्बन 12U एंड ऑक्सीजन 16U। इसमें हम देख लेते हैं, ZnO का पूछा था, Zn का दिया हुआ है, O का भी दिया है, सारे मास ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये आपको एग्जाम में भी दिए रहेंगे पेपर में। जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं उनके मास दे दिए जाते हैं। तो 65 होता है Zn का, वो सबको मिला के हम प्लस कर लेंगे, Zn है, ऑक्सीजन का 16 है, प्लस कर लिया 81U हो गया। फिर Na2 हो गया तो सोडियम का 23 हो गया, उसके 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 हो गया ऑक्सीजन का, तो ये 62 हो गया। एंड फिर K2CO3 था तो पोटेशियम का 39 हो गया, पोटेशियम के 2 एटम्स है तो 39 × 2 हो गया। फिर कार्बन का 12 हो गया एंड ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 3, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया तो हो गया 138U। इसी तरीके से और भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, बट जो पूछा जाएगा उनके मॉलिक्यूलर मास दिए रहते हैं एग्जाम में, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी। और ये था हमारे NCERT सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम।